Hello students, welcome in online classes of Children Academy लक्ष्मणगढ़ एंड जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टू 8 क्लास में हैं वो चिल्ड्रन एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं एंड पर्सनली स्कूल जाकर भी आप टीचर से मिल सकते हैं। थैंक्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 क्लास के साइंस के चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले वी ऑल नो दैट कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना जीवन सर्वाइव करने के लिए खाना खाने की आवश्यकता होती है। उसी तरह मनुष्य यानी कि हम जो हैं हमें भी खाना खाने की आवश्यकता होती है। तो उस खाने के प्रोडक्शन के लिए, उस खाने को पैदा करने के लिए हमें क्रॉप प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। तो हम क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे तभी हमारा खाना बन पाएगा। तो बेसिकली फॉर नीड ऑफ आवर फूड द क्रॉप प्रोडक्शन इज़ नेसेसरी। तो व्हाट इज़ क्रॉप? क्रॉप क्या है? When plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. तो एक ही जगह पर एक ही तरह के कई सारे या बड़े स्केल पर जो पेड़ बोए जाते हैं या पौधे लगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं या क्रॉप कहते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और बड़ी कंट्री है तो कई रीजन्स की जो क्लाइमेट है वो भी चेंज हो जाती है। तो हर जगह अलग अलग तरह की फसल बोई जाती है। तो इसी क्लाइमेट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल के चेंजेस की वजह से कई तरह की फसलें इंडिया के डिफरेंट एरियाज़ में बोई जाती हैं। उन्हें मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट खरीफ क्रॉप एंड सेकंड रबी क्रॉप। इनके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे और पढ़ेंगे डीपली। तो सबसे पहले हम देखते हैं खरीफ क्रॉप। द क्रॉप विच आर सोन in the rainy season are called kharif crop. The rainy season in India is generally from June to September. जो फसलें रेनी सीज़न में बोई जाती है ना वो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। इंडिया में रेनी सीज़न जनरली जून से सितंबर तक होता है और उसके एग्जाम्पल सब स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, बुक में भी दे रखे हैं और मैंने पिक्चर भी दे रखी है। तो रेनी सीज़न में जो फसल बोई जाती है वो होती है खरीफ की। अब आती है रबी की फसल। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप. Their time period is generally from October to March. Example of Rabi fasals या crops are seen in the screen. इसके अलावा pulses and vegetables are growing during summer at many places. जो समर का सीज़न रह जाता है ना बीच में, उस पर दालें या वेजिटेबल्स बोई जाती हैं। अंडरस्टैंड? तो रबी और खरीफ की फसलें आपको पता चला, खरीफ की कब बोई जाती हैं, रबी की कब बोई जाती हैं, और एग्जाम्पल्स भी आपने दोनों के अलग अलग देख लिए। अंडरस्टैंड? तो अब आता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एक वो स्टेप्स हैं जिनको किसान फसल को बोकर उसे खाने योग्य तक बनाता है। एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें किसान फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक क्रॉप को बोकर उसके खाने योग्य किस तरह बनाता है। तो वो क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। उसके बाद सोइंग यानी कि फसल की बुआई। फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, उसमें फिर खाद डालना। फिर इरिगेशन, उसको सींचना, पानी देना उसमें। फिर फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से उसको प्रोटेक्ट करना। फिर हार्वेस्टिंग, उसको काटना। एंड लास्ट में आता है स्टोरेज, उसको स्टोर कर रखना और एंड तक उसको फिर खाना। तो एक एक करके हम सभी स्टेप्स को डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. Soil is prepared before sowing the seeds. The soil is loosened to increase the absorption of water and manures. Soil को फसल को बोने से पहले तैयार किया जाता है अच्छी तरह से, और सॉइल को हम जो तैयार करते हैं तो उससे उसके पानी को सोखने की क्षमता और खाद को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, और इससे लूजनिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एडेड ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. सॉइल को तैयार करने से उसके अंदर ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स की जो संख्या है वो भी बढ़ जाती है, जिसके वजह से मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और हमें अच्छी फसल देती है. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग एंड प्लोइंग. जो ये प्रक्रिया है उसे हम टीलिंग या प्लोइंग कहते हैं. दिस डन बाय यूजिंग प्लो. प्लो को हल बोलते हैं हिंदी में. हल की मदद से हम मिट्टी को तैयार करते हैं. प्लोज आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन. जो हल हैं वो लकड़ी के और लोहे के बने होते हैं. इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी है,
इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग, तो उसे थोड़ा गीला करना चाहिए प्लोइंग करने से पहले। द प्लोड फील्ड में हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, जो प्लोड फील्ड है जिसके अंदर हमने कर दिया उसमें बड़े बड़े मिट्टी के गुच्छे बच सकते हैं जिन्हें हम क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद ए प्लैंक, तो उन क्रम्स को हमें तोड़ना नेसेसरी है, बिकॉज अगर मिट्टी बिल्कुल पतली नहीं होगी ना तो जो फसल है वो अच्छी नहीं हो पाएगी। अंडरस्टैंड? तो उसे हमें प्लैंक एक फट्टे की मदद से उसे हमें ब्रेक करना चाहिए। द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पज़, फील्ड को एक लेवल में भी बराबर करना चाहिए जिससे उसे इरीगेशन या फिर उसमें पानी देने के वक्त भी उसमें दिक्कत नहीं आती और फसल भी उससे अच्छी होती है। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन बाय विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर, लेवलर की मदद से जो अपना खेत है फील्ड है वो बराबर हो सकता है। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टीलिंग, दिस हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, कभी कभी मिट्टी को प्लो करने से पहले भी इसमें खाद दी जाती है जिससे जो प्लोइंग करते हैं फिर टीलिंग करते वक्त जो खाद अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर मिल जाती है। द सॉइल वाटर्ड बिफोर सोइंग। अंडरस्टैंड? अब कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं जो हम आपको बताएंगे। सबसे पहला इम्प्लीमेंट आता है प्लाउ या हल जिसे हम कहते हैं। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम ऑफ टीलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। ये बहुत एंशिएंट टाइम पुराने समय से यूज़ हो रहा है फॉर द टीलिंग द सॉइल, मिट्टी को प्रिपेयर करने के लिए, फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए टू द क्रॉप या फिर वीड्स को हटाने के लिए। दिस इम्प्लीमेंट इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, कैमल्स। ये लकड़ी का बना होता है एंड बुल्स के पेयर से इसे खींचा जाता है फिर चलाया जाता है और अदर एनिमल्स हॉर्सेज एंड कैमल्स को भी इसमें काम लिया जाता है। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोसेयर, इसके अंदर एक त्रिभुज के आकार की एक आयरन की स्ट्रिप होती है जिसे प्लोसेयर कहते हैं। एंड द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट, और मेन पार्ट इसका होता है एक लंबी लकड़ी जिसे हम प्लो शाफ्ट कहते हैं। देयर इज़ ए हैंडल एट वन एंड ऑफ शाफ्ट, द अदर एंड इज़ अटैच्ड टू द ए बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। इस प्ले शाफ्ट का एक एंड जो है वो तो हैंडल के रूप में काम किया जाता है एंड द अदर एंड इज़ अटैच द बीम, एक बीम से अटैच होता है जो कि जो बैल है बुल है उसकी गर्दन के ऊपर होता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो, बुल्स का एक पैर और एक मैन इसे ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। नाउ डेज में आयरन प्लाउज ने इन्हें रिप्लेस किया है क्योंकि जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो सब चीज़ में बदलाव आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड इम्प्लीमेंट आता हो, तो हो के बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो हो इट इज़ अ सिंपल टूल्स विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इट इज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड or iron, strong rod and bent plate of iron is fixed to one of its end and works like a blade. It is pulled by animals. हो में क्या होता है, ये भी सिंपल रिमूविंग वीड्स और लूजनिंग सॉइल के लिए काम आता है। एक लंबी रॉड होती है लकड़ी की एंड आयरन की और एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन होती है जिसे हम एक ब्लेड के रूप में लेते हैं, उसके एक एंड पर होती है और वो एनिमल्स द्वारा खींची जाती है। अंडरस्टैंड? और ये एक हो के तरह काम आता है। थर्ड इम्प्लीमेंट आता है कल्टीवेटर। इसे एक मॉडर्न प्लाउ भी कह सकते हैं क्योंकि नाउ डेज प्लाइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर और टाइम, ये समय और लेबर को बचाता है और एक मॉडर्न हल के रूप में से ले सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है सोइंग। Sowing is the most important part of crop production. Before sowing, good quality seeds are selected. Good quality seeds are clean and healthy seeds of a good variety. Farmers prefer to use seeds which give a high yield. Sowing भी एक most important part है क्योंकि अगर बीज नहीं बोएंगे तो crop production कैसे होगा। बीज को बोने से पहले अच्छी क्वालिटी के बीजों का सिलेक्शन भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है। फार्मर्स उन बीजों को प्रेफर करते हैं जो एक अच्छी फसल दे सकते हैं, क्योंकि अच्छी फसल होगी तो तभी तो हमारे किसान खुश होंगे। तो अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज होने चाहिए अच्छी क्वालिटी के। तो सोइंग के लिए कुछ टूल्स भी हमें रिक्वायर्ड होते हैं,
उन टूल्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला टूल है ट्रेडिशनल टूल। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। नली नुमा आकार का होता है ये ट्रेडिशनल टूल। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, और जो बीज हैं उस फनल या फिर नली के अंदर भरे जाते हैं। पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। दीज एंड्स प्रेसेस इनटू द सॉइल, और वो जो उनके एंड होते हैं वो मिट्टी के अंदर धस जाते हैं और वहाँ पर बीज को डाल देते हैं। तो इस तरह से इस टूल की सहायता से जो सोइंग की प्रक्रिया है वो की जाती है। सेकेंड जो टूल है वो आता है सीड ड्रिल। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. This tool sows the seeds uniformly at proper distance and depth. आजकल जो दिनों में सीड ड्रिल का उपयोग ज़्यादा बढ़ गया है फॉर द सोइंग ऑफ द सीड्स। ये ट्रैक्टर की सहायता से हम इससे बीज को बोते हैं। ये ट्रैक्टर से जुड़ा होता है और प्रॉपर डिस्टेंस पर यूनिफॉर्मली बीजों को डालता है और अंदर तक डेप्थ में डालता है। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज बाय बर्ड्स। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। इसमें ये भी होता है कि एक बार बीज डालने के बाद उसको सॉइल से कवर कर दे, जिससे बर्ड्स जो डैमेज करती हैं क्योंकि वो खा लेती हैं बीजों को, तो फिर कम बीज हो जाते हैं। इसकी वजह से वो मिट्टी से ढक भी देते हैं बीजों को इस सीड ड्रिल की सहायता से। और सीड ड्रिल लेबर और टाइम का भी बचत करती है, लाइक अ कल्टीवेटर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए उसके अंदर खाद और उर्वरक मिलाई जाती है। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए मैन्योर फर्टिलाइज़र को उसमें मिलाया जाता है। ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र दो अलग अलग टर्म्स है और इनमें क्या डिफरेंस है मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। तो देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट शो हो रहा होगा। एक साइड फर्टिलाइज़र्स और एक साइड मैन्योर का ब्लॉक बनाया हुआ है। तो दोनों के बीच में एक एक करके मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहले फर्टिलाइज़र। ए फर्टिलाइज़र इज़ अ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। वहीं मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूज। जो फर्टिलाइज़र है वो एक मैन मेड है, एंड जो मैन्योर है वो नेचुरल सब्सटेंस जैसे कि काऊ डंग, कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट से उसको बनाया जाता है, उसके डिकम्पोजिशन से। ए फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़ में फर्टिलाइज़र को प्रिपेयर किया जाता है। वहीं की जो मैन्योर है वो प्रिपेयर बाय इन द फील्ड, वो फील्ड के अंदर ही प्रिपेयर होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ द अबव सब्सटेंसेस। थर्ड जो इनके अंदर डिफरेंस है, ए फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र कोई भी तरह का ह्यूमस सॉइल को नहीं देता है, जबकि मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। एंड जो फोर्थ डिफरेंस है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनते हैं और उनके अंदर वेरी रिच क्वांटिटी में प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जो कि फसल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वही मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। वो होते तो हैं प्लांट इसमें मैन्योर में भी, बट इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं होते जितने फर्टिलाइज़र में होते हैं। तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, बट जो एक जैविक खाद है मैन्योर, वो एक ज़्यादा एडवांटेजफुल होती है, बिकॉज इसके अंदर जो केमिकल्स मिले होते हैं वो उतना तो नुकसान भी हमारी फसल को पहुंचाते हैं और हम खाते हैं तो उनके थ्रू हमारे शरीर में भी वो दिक्कत देते हैं। बट आजकल फर्टिलाइज़र्स का उपयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है कंपेयर टू द मैन्योर, क्योंकि पशु पक्षी को पालना अब बहुत कम हो गया है और उनका काउडंग इतना वेस्ट फिर एकत्रित हो नहीं पाता और फिर ये मैन्योर बन नहीं पाता। अब कुछ एडवांटेज ऑफ मैन्योर यानी कि जैविक खाद के कुछ आपको फ़ायदे बताने जा रहे हैं। तो जैविक खाद के फ़ायदों की बात की जाए तो द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो कंसिडर किया जाता है बेटर देन फर्टिलाइजर्स। क्यों किया जाता है, उसके कुछ रीजंस हैं। इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये जो सॉइल की वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है उसको बढ़ावा देता है और मिट्टी ज़्यादा समय तक वाटर को होल्ड कर रख सकती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। ये मिट्टी को पोरस बनाती है जिसकी वजह से गैसेस का जो एक्सचेंजेस है वो काफ़ी इजी हो जाता है और उसकी वजह से जो फसल अच्छी तरह से ब्रीथ कर सकती है उसको हवा लग जाती है और अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाती है।
एंड द थर्ड रीज़न इज़ इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। फ्रेंडली माइक्रोब्स जो होते हैं, जो फसल की ग्रोथ में हमें मदद देते हैं, उनकी संख्याओं को भी जो मैन्योर है वो बढ़ा देती है। एंड द लास्ट रीज़न इज़ इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। जो एक टेक्सचर आता है ना सॉइल पर, उसका भी बढ़ावा देती है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक चीज़ होती है वो ऑर्गेनिक ही होती है और मैन मेड और फैक्ट्रीज में बनी हुई चीज़ अलग ही होती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है इरिगेशन का। इरिगेशन में हमें फसल में पानी को देना होता है। हम जानते हैं सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप। पानी जो फसल की बढ़िया तरीके से ग्रोथ के लिए ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। तो द सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन। पर्याप्त समय अंतराल के बाद पानी सींचना फसल में इज़ कॉल्ड इरिगेशन। The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. सभी जगह पानी कितना ज़्यादा देना कितना कम देना ये क्रॉप पर, सीजन पर या फिर मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह की फसल है, किस तरह की मिट्टी है। ठीक है, अब सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, किस सोर्स से अपन इरिगेशन कर सकते हैं, फसल को पानी दे सकते हैं। तो सब द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। कुएँ, ट्यूबवेल्स, तालाब, झीलें, नदियाँ, डैम यानी कि बांध और कैनाल्स, ये मेन सोर्स हैं जिससे हम इरिगेशन कर सकते हैं। ओके, अब कुछ मेथड्स हैं जिससे हम इरिगेशन करते हैं। तो सबसे पहला आता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different method in different regions for taking it to the fields. तो वहाँ जहाँ जिन कुओं में या फिर झीलों में या फिर कैनल्स में वाटर अवेलेबल होता है, वहाँ से उसे उठाया जाता है डिफरेंट मेथड से और डिफरेंट रीजन में और खेतों तक पहुँचाया जाता है, जिससे कि फसल को पानी मिल सके। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड। पशु और ह्यूमन की जो लेबर है वो इस मेथड में काम आती है। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस इफ़िशियंट। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, सबसे पहले मोट पुली सिस्टम, उसके बाद चेन पंप, फिर धेकली एंड लास्ट रहट का सिस्टम। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दीज पम्प्स। ये मेथड चीपर यानी कि सस्ता तो होता है बट इतना एफिशिएंट नहीं होता। तो इसके लिए मॉडर्न मेथड्स आ गए हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो है मॉडर्न मेथड 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। पहला होता है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकंड होता है ड्रिप सिस्टम, जिनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले मॉडर्न मेथड आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज अ मेथड ऑफ अप्लाइंग इरिगेशन वाटर विच इज सिमिलर टू द नेचुरल रेनफॉल। वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ए सिस्टम ऑफ पाइप्स यूजुअली बाय पंपिंग. It is then sprayed into the air through sprinklers so that it breaks up into the small water drops which fall to the grounds. स्प्रिंकलर सिस्टम में एक मेथड यूज़ किया जाता है, एक रेनफॉल की तरह, इसमें एक नेचुरल रेनफॉल की तरह स्प्रिंकलर से इरिगेशन होता है। वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ए सिस्टम ऑफ पाइप्स। पाइप्स के में पंपिंग होती है और जगह जगह फव्वारे लगे होते हैं और वहाँ से पानी फैलकर और जो फसल है उसके ऊपर एक वाटर ड्रॉपलेट जैसे रेन गिरती है उस तरह से गिरता है और सभी जगह पर पानी पहुंचता है। जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा कम है उस जगह पर इस मेथड को यूज़ लिया जाता है। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड। जहाँ पर ऐसा अनइवन सतह रहती है ना लैंड उसकी खेत की, वहाँ पर ये ज़्यादा काम आता है। एंड द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू मेन पाइपलाइन टू रेगुलर इंटरवल्स। ओके, तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये एक बहुत अच्छा मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का। अगला आता है ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम में ड्रिप इरिगेशन इज अ टाइप ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम दैट हैज़ द पोटेंशियल टू सेव वाटर। इसमें माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है जो पानी को सेव करने की क्षमता रखता है न्यूट्रिएंट्स बाय अलाउइंग वाटर टू ड्रिप। इसमें पानी बिल्कुल ड्रिप कर जड़ों में बिल्कुल जाता है स्लोली टू द रूट्स ऑफ प्लांट्स आइदर फ्रॉम अबव द सॉइल सरफेस और ब्यूरिड बिलो द सरफेस। मिट्टी की सतह के ऊपर डलता है पानी और नीचे तक चला जाता है ड्रिप कर। द गोल इज़ टू प्लेस वाटर डायरेक्टली इनटू द रूट जोन एंड मिनिमाइज इवेपोरेशन। इस मेथड का मेन जो मकसद होता है कि पानी सीधा जड़ के एरिया में जाए और जो एवेपोरेशन होता है वाटर का वो बहुत कम हो जाए, जिससे पानी का वेस्ट कम हो जाएगा। ये जो सिस्टम है वहाँ उन रीजन्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जहाँ पर पानी की जो अवेलेबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा पुअर है। ओके।
अगला टॉपिक आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स होती है खरपतवार। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। जब फसल उग रही होती है खेत में तो कुछ अनडिजायरेबल अनचाहे पौधे भी नेचुरली उग जाते हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। इन खरपतवार के पौधों को हटाना हम वीडिंग कहलाता है। वीडिंग नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर न्यूट्रिएंट्स स्पेस एंड लाइट। खरपतवार को हटाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर खरपतवार के पौधे भी अगर फसल में रहेंगे तो जो हमारे फसल के पौधों को वाटर मिलना चाहिए था, न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए थे, वो खरपतवार के पौधे ले लेंगे तो आधा हो जाएगा, तो कम न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे अपने फसल के पौधों को। तो इसीलिए जो वीड्स है उन्हें हटाना ज़रूरी होता है। तो वीडिंग की प्रोसेस इज नेसेसरी। वी आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड लाइक 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल वीड्स। 2,4-D लाइक केमिकल्स हैं, उन्हें खेत में छिड़कते हैं तथा उनसे खरपतवार जो है ख़त्म हो जाती है। दे नॉट डैमेज द क्रॉप्स। ये फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद द वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स बाय द स्प्रेयर। स्प्रेइंग वीडिसाइड में आपको डायग्राम दिख रहा होगा, एक जो आदमी है वो फसल के ऊपर वीडिसाइड्स का छिड़काव कर रहा है। ये फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं बट जो खरपतवार है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। ओके, अब अगला टॉपिक आता है हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल का काटना एक इम्पॉर्टेंट टास्क है बिकॉज जब फसल पककर मैच्योर हो जाती है तो उसे हमें काटना होता है फॉर द स्टोरेज। तो द हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ द क्रॉप। ओके, इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और cut close to the ground. It is usually takes 3 to 4 months for a केरल क्रॉप टू मेच्योर। किसी भी फसल को मेच्योर होने के लिए 3 से 4 महीने लगते हैं और उसे फिर हम काट लेते हैं। ठीक है, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द सैफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। जो फसल के पौधे होते हैं उसके अंदर से हमें ग्रेन यानी कि जो हमें खाना होता है, जैसे वीट की जो पौधे उसमें से वीट के दानों को अलग करना, मक्के को अलग करना, तो उसको सैफ से अलग करने को हम थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग की प्रोसेस से हम ग्रेन को अलग कर लेते हैं। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन बाय एंड सैफ बाय विनोइंग। जो फार्मर्स स्मॉल लैंड होल्डर होते हैं वो विनोइंग से इस प्रोसेस को करते हैं, थ्रेसिंग को, एंड वो विनोइंग मशीन से होती है। स्क्रीन पर आप कर दिख रहे होगी विनोइंग मशीन भी। ओके, तो ये थी हार्वेस्टिंग। अगला टॉपिक आता है स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फसल को स्टोरेज कर रखना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर क्रॉप जो है अगर उसको लंबे समय तक सही तरह से रखना है तो उसे मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रेट्स और माइक्रो से बचा कर रखना होगा। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। जो ताज़ी फसल होती है उसके अंदर ज़्यादा आर्द्रता होती है, तो उसे सबसे पहले हमें सुखाना होता है सनलाइट से, जिसकी वजह से उसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। देन वी हैव स्टोरेज देम। ठीक है ना, बिफोर स्टोरिंग वी हैव टू ड्राई देम। ओके, जिससे कि वो प्रिवेंट्स द अटैक बाय द इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इस बैक्टीरिया और फंजाई या फिर इंसेक्ट के अटैक से वो बच जाते हैं। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स। जो फार्मर्स होते हैं उन्हें जूट बैग या मेटेलिक बीन्स में सेव कर रखते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रेट्स एंड इंसेक्ट। लार्ज स्केल पर अगर उन्हें स्टोरेज कर रखना है तो हम इस सिलोज और ग्रेनरीज में रखते हैं, जिससे कि रेट्स और इंसेक्ट से वो बच सकें। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। सूखी नीम की पत्तियों को घर पर हम फसल को स्टोरेज कर रखने के लिए यूज़ में लेते हैं, जिससे कि वो प्रिवेंट रहती हैं। ओके, ये था आपका पूरा चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चलन अकेडमी के चैनल को एंड शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।